Hello students, I am Anurag Rai. In this video, I am going to explain chapter 8 General English class 10th MP board. The name of the chapter is One Step Ahead, written by Dr. APJ Abdul Kalam, our former president and the former scientist of India, Dr. APJ Abdul Kalam. So we will translate the chapter from English to Hindi and we will thoroughly translate the chapter. So the chapter starts from here. Through the window of the compartment, I watched the countryside slip past. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बताते हैं कि ट्रेन के अपने कंपार्टमेंट में से, ट्रेन में मतलब जो डिब्बा होता है उसमें कंपार्टमेंट जो होता है जहाँ बर्थ होती हैं, वहाँ से खिड़की में से बैठा हुआ मैं ग्रामीण इलाका पीछे निकलता हुआ देख रहा था. फ्रॉम अ डिस्टेंस द मैन इन द फील्ड्स in their white dhotis and turbans and the women folk in bright splashes of color against the green background of paddy fields seemed to inhabit some beautiful paintings. कहते हैं कि कुछ दूरी से खेतों में सफ़ेद धोती और पगड़ियाँ बांधे आदमी पुरुष काम करते हुए और महिलाएं रंग बिरंगे छींटेदार रंग बिरंगे टिपकी दार कपड़ों में हरे हरे धान के खेतों के विरुद्ध हरे हरे धान के खेतों से अलग कंट्रास्ट होते हुए ऐसे नज़र आ रहे थे जैसे कोई बहुत सुंदर चित्रकारी करी हो, कोई सुंदर चित्र बना हो. आई सेट ग्लूड टू द विंडो, मैं खिड़की से चिपका बैठा रहा. Almost everywhere people were engaged in some activity which had a rhythm and tranquility about it. Men driving cattle, women fetching water from streams. कहते हैं लगभग हर कहीं लोग बाग खेतों में किसी न किसी प्रकार की एक्टिविटी, किसी न किसी प्रकार के काम में लगे हुए थे जिसमें एक लय थी और एक शांति थी. आदमी जानवरों को हाँक रहे थे, औरतें नदियों से पानी भरकर ला रही थी. ओकेजनली अ चाइल्ड वुड अपीयर एंड वेव एट द ट्रेन, और कभी कभी बीच बीच में खेतों में कोई बच्चा दिख जाता तो वो ट्रेन की तरफ हाथ हिलाते हुए इशारा करता. आम तौर पे जब ट्रेन निकलती है खेतों से, ग्रामीण इलाके से, तो गांव के बच्चों की आदत होती है गुजरती हुई ट्रेन को हाथ हिलाकर टाटा बाय करने की. तो ऐसे कभी कभार कोई बच्चा दिख जाता था. इट इज़ एस्टोनिशिंग हाउ द लैंडस्केप चेंजेस एज वन मूव्स नॉर्थवर्ड्स. कह रहे हैं कि ये बड़ा ही आश्चर्यचकित करने वाला था कि कैसे जब ट्रेन उत्तर की तरफ, भारत में उत्तर दिशा की तरफ, उत्तर की तरफ ट्रेन बढ़ती है तो प्राकृतिक छटा, भूदृश्य कैसे बदलता जाता है. The rich and fertile plains of the river Ganga and its numerous tributaries have invited invasions, turmoil and change. तो कह रहे हैं कि गंगा नदी के समृद्ध और उपजाऊ हरे भरे मैदानी इलाकों और गंगा नदी की असंख्य सहायक नदियों ने विदेशों से घुसपैठ और खलबली और उथल पुथल और बदलाव को आमंत्रित किया था. अराउंड 1500 BC, फेयर स्किन्ड आर्यंस स्वेप्ट इन थ्रू द माउंटेन पासेस फ्रॉम द फार नॉर्थ वेस्ट. लगभग 1500 ईसा पूर्व में गोरी चमड़ी वाले आर्य लोग उत्तर पश्चिम के पर्वतीय रास्तों से होते हुए भारत भूमि में चले आए. द 10th century brought Muslims who later mingled with the local people and became an integral part of this country. लगभग 10वीं शताब्दी में बाहर से मुस्लिम इस देश में चले आए और बाद में यहाँ के स्थानीय लोगों की तरह
स्थानीय लोगों के साथ इस प्रकार से घुल मिल गए कि इस देश का अभिन्न हिस्सा बन गए। वन एम्पायर गेव वे टू अनदर, एक साम्राज्य से दूसरा साम्राज्य बनता चला गया। रिलीजियस कॉन्क्वेस्ट्स कंटिन्यूड, धार्मिक विजय, धार्मिक जीत जारी रही। ऑल दिस टाइम द पार्ट ऑफ इंडिया साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रिमेन्ड लार्जली अनटच्ड, सेफ बिहाइंड द शील्ड ऑफ द विंध्या एंड सतपुड़ा माउंटेन रेंज। इस पूरे समय भारत का वो भाग जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मतलब है कि कर्क राशि, कर्क रेखा का दक्षिणी भाग बहुत बड़े स्तर पर अनटच्ड रहा, सुरक्षित रहा लोगों के आक्रमण या घुसपैठ से। और क्योंकि उसे विंध्या और सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्रों की ढाल या सुरक्षा प्राप्त थी, तो उन विंध्या और सतपुड़ा क्षेत्रों के दूर दूर तक फैले हुए पर्वतों से उस क्षेत्र को सुरक्षा प्राप्त थी, जिससे होकर कोई लोग वहाँ आ नहीं पाए। द नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स हैड वोवन अ नेट ऑफ ऑलमोस्ट अनअसेलेबल प्रोटेक्शन फॉर द टेपरिंग इंडियन पेनिनसुला। कह रहे हैं कि नर्मदा नदी, ताप्ती, महानदी, गोदावरी और कृष्णा आदि नदियों ने लगभग एक आक्रमण ना करने योग्य एक जाल सा बिछा रखा था, एक प्रोटेक्शन के लिए। ढलान में जो भारतीय पेनिनसुला था, भारतीय प्रायद्वीप था, उसकी रक्षा के लिए इन नदियों ने एक प्रकार से जाल बिछा रखा था, क्योंकि इन नदियों को पार करके वहाँ से दूसरी तरफ से कोई लोगों का आना मुश्किल होता था। टू ब्रिंग मी टू दिल्ली माई ट्रेन हैड क्रॉस्ड ऑल दीज जियोग्राफिकल इम्पेडिमेंट्स थ्रू द पावर ऑफ साइंटिफिक एडवांसमेंट। लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि मुझे दिल्ली लाने के लिए मेरी ट्रेन इन सभी भौगोलिक बाधाओं को वैज्ञानिक उन्नति की शक्ति के माध्यम से पार करती हुई चली आई। आई हॉल्टेड फॉर अ वीक इन दिल्ली, द सिटी ऑफ द ग्रेट सूफी सेंट हज़रत निज़ामुद्दीन, एंड अपीयर्ड फॉर द इंटरव्यू एट DTD&P एयर, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन एयर। बोलते हैं मैं एक सप्ताह के लिए दिल्ली में रुका। महान सूफ़ी संत हज़रत निज़ामुद्दीन के शहर दिल्ली में रुका और डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन एयर में नौकरी के इंटरव्यू के लिए प्रस्तुत हुआ। आई डिड वेल एट द इंटरव्यू में मैंने अच्छा किया। द क्वेश्चंस वर ऑफ अ रूटीन नेचर एंड डिड नॉट चैलेंज माई नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। इंटरव्यू में पूछे गए सवाल आमतौर पे विषय से संबंधित थे और उस विषय पर मेरे ज्ञान को उन प्रश्नों ने चुनौती नहीं दी, मतलब मैंने इंटरव्यू अच्छा दिया। देन आई प्रोसीडेड टू देहरादून फॉर माई इंटरव्यू एट द एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड। दिल्ली के बाद फिर मैं देहरादून के लिए निकला एयरफोर्स में सिलेक्शन हेतु इंटरव्यू देने के लिए। एट द सिलेक्शन बोर्ड द एम्फेसिस वॉज मोर ऑन पर्सनैलिटी देन ऑन इंटेलिजेंस। बोलते हैं कि एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड में जो इंटरव्यू हुआ उसमें इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता के बजाय पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व पर ज़्यादा जोर दिया गया था। परहैप्स दे वर लुकिंग फॉर द फिज़िकल फिटनेस एंड एन आर्टिकुलेट मैनर। शायद वे शारीरिक सौष्ठव और स्पष्ट आचरण या स्पष्ट तौर तरीका वाले किसी व्यक्ति को तलाश रहे होंगे। आई वॉज एक्साइटेड बट नर्वस। मैं उत्साहित था लेकिन उदास था। डिटरमाइंड बट एंक्शस। संकल्पित था लेकिन चिंतित था। कॉन्फिडेंट बट टेंस। आत्मविश्वासी था मगर तनाव में था। आई कुड ओनली फिनिश 9th इन द बैच ऑफ 25 एग्जामिन्ड टू सिलेक्ट 8 ऑफिसर्स फॉर कमीशनिंग इन द एयरफोर्स। कहते हैं
कि एयरफोर्स में भर्ती होने के लिए 8 अधिकारियों का चयन किया जाना था। उनमें से जो 25 लोगों का जिनका परीक्षण किया गया, जिनका इंटरव्यू किया गया, उनमें से मैं 9वें नंबर पर आया। आई वॉज डीपली डिसअपॉइंटेड, मैं बहुत ज़्यादा उदास हो गया। इट टुक मी सम टाइम टू कॉम्प्रीहेंड दैट द अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन द एयरफोर्स हैड जस्ट स्लिप्ड थ्रू माई फिंगर्स। मुझे ये समझने में थोड़ा सा समय लगा कि एयरफोर्स में भर्ती होने का मेरा जो अवसर था वो मेरे हाथों से निकल चुका था। आई ड्रैग्ड माई सेल्फ आउट ऑफ द सिलेक्शन बोर्ड एंड स्टूड एट द एज ऑफ अ क्लिफ। मैं अपने आप को एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड के ऑफिस से बाहर ले आया, खुद निकलकर बाहर चला आया और बाहर एक चट्टान के एक किनारे पर जाकर खड़ा हो गया। देयर वॉज अ लेक फार बिलो, और काफ़ी नीचे एक झील बहती थी। आई न्यू दैट द डेज अहेड वुड बी डिफ़िकल्ट। मैं जानता था कि आगे आने वाले दिन कठिन होंगे। देयर वर क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड एंड अ प्लान ऑफ एक्शन टू बी प्रिपेयर्ड। क्योंकि आने वाले दिन इसलिए कठिन होंगे क्योंकि उत्तर दिए जाने के लिए काफ़ी सारे प्रश्न होंगे और तैयार किए जाने के लिए एक कार्य की योजना होगी। आई ट्रैक्ड डाउन टू ऋषिकेश। मैं वहाँ से ही पहाड़ियों से ट्रैकिंग करता हुआ उतरता हुआ, पहाड़ी से चढ़ता उतरता हुआ ऋषिकेश की ओर आ निकला। तो स्टूडेंट्स, दिस वॉज आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 8 वन स्टेप अहेड। मतलब आपका चैप्टर का नाम है वन स्टेप अहेड, मतलब एक कदम आगे। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। आई विल मेक द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम चैप्टर।